नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी के काम की जगह पर नियम आखिर बनाता कौन है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून की जिसने भारत में लाखों लोगों के लिए इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। द स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। इस एक कानून ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस की पूरी तस्वीर ही बदल दी थी। जरा सोचिए, कोई हर रोज काम पर जाता है, लेकिन उसे ये पक्का नहीं है कि वहां के नियम क्या हैं। उसकी नौकरी, काम के घंटे, यहां तक कि उसे नौकरी से निकालने की शर्तें। अगर ये सब एक राज हों जो सिर्फ मालिक की मर्जी पर तय किए जाएं, जी हां, इस ऐतिहासिक कानून से पहले लाखों कामगारों के लिए यही एक परेशान करने वाली हकीकत थी। 1946 से पहले पता है क्या होता था? ये जो अनिश्चितता थी ना, ये बिल्कुल आम बात थी। काम की शर्तें अक्सर एकदम गोलमोल होती थी, कहीं लिखी भी नहीं होती थी और उन्हें मनमाने ढंग से बदल दिया जाता था। और यही जो क्लैरिटी की कमी थी, यही औद्योगिक विवादों और टकराव की सबसे बड़ी जड़ थी। तो इस पूरी समस्या को सुलझाया कैसे गया, ये समझने के लिए आज का हमारा सफर इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि कानून से पहले हालात कैसे थे। फिर हम जानेंगे कि ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स आखिर हैं क्या। इसके बाद हम इस कानून के पूरे ढांचे को समझेंगे, इसकी सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को जानेंगे और आखिर में हम इसकी असली कानूनी ताकत को समझें। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। देखिए, 1946 के इस कानून की अहमियत को सही मायने में समझने के लिए हमें उस इंडस्ट्रियल माहौल को समझना होगा जिसे ये ठीक करने आया था। इस कानून ने जो बदलाव लाया ना, वो जबरदस्त था। हम एक तरह की कह सकते हैं अफरा तफरी की व्यवस्था से, जहां अनिश्चितता का राज था, एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था की ओर बढ़े, जहां अस्पष्टता की जगह क्लैरिटी ने ले ली, मनमानी की जगह एकरूपता ने और अनिश्चितता की जगह एक निश्चितता ने। तो सवाल ये है कि इस कानून ने अफरा तफरी से व्यवस्था तक का ये सफर आखिर तय कैसे किया। इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में छुपा है जो इसने पेश किया था, और वो समाधान था स्टैंडिंग ऑर्डर्स। अब ये क्या है? इन्हें आप एक कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम पुस्तिका की तरह समझ सकते हैं। एक ऑफिशियल रूल बुक जो किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में काम करने वालों के लिए रोजगार की शर्तों को साफ साफ लिखती है। अब कोई राज नहीं। ठीक है, तो अब हम जान गए हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या हैं। तो आइए अब ये देखते हैं कि इस कानून का असल मकसद क्या था और ये किन पर लागू होता है। इस कानून के लक्ष्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थे। पहला, ये सेवा की शर्तों को साफ साफ बताना चाहता था ताकि हर कोई जाने कि उसके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। दूसरा, इसका मकसद मालिकों की मनमानी पर रोक लगाना और एक तरह से निष्पक्षता को सुनिश्चित करना था। और इन सब का आखिरी लक्ष्य क्या था? विवादों को कम करना और एक शांतिपूर्ण, प्रोडक्टिव माहौल को बढ़ावा देना। आमतौर पर यह कानून उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां 100 या उससे ज्यादा कामगार काम करते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि यह औद्योगिक कार्यबल के एक बड़े हिस्से को कवर करे। लेकिन हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि कुछ राज्यों ने इस सीमा को कम भी कर दिया है, जिससे इसका दायरा और भी बढ़ गया है। और इन नियमों का दायरा बहुत ही बड़ा है। ये सिर्फ काम के घंटों तक सीमित नहीं है। इसमें कामगारों के वर्गीकरण और शिफ्ट से लेकर कदाचार, नौकरी से बर्खास्तगी और शिकायत निवारण प्रक्रियाओं तक, यानी कि पूरे रोजगार चक्र को ये कवर करता है। लेकिन एक सवाल है, ये नियम किसी कंपनी के सिर्फ एक ड्राफ्ट से एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज आखिर बनते कैसे हैं? ये हमें इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण सर्टिफिकेशन प्रक्रिया तक ले जाता है। ये पूरी एक 6 चरणीय प्रक्रिया है जिसे निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। शुरुआत होती है जब नियोक्ता एक ड्राफ्ट जमा करता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण कदम, इसकी एक कॉपी ट्रेड यूनियन को भेजी जाती है, जिससे कामगारों को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। आपत्तियां मांगी जाती हैं और किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए सुनवाई होती है। और इस पूरी बातचीत की प्रक्रिया के बाद ही ऑर्डर्स को सर्टिफाई किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है और अंत में ये दोनों पक्षों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी बन जाते हैं। अच्छा, ये जानना भी जरूरी है कि ये नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कानून ये मानता है कि भाई काम की परिस्थितियां बदल सकती हैं, तो शुरुआती सर्टिफिकेशन के 6 महीने की अवधि के बाद कोई भी पक्ष उसी निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए इनमें बदलाव का अनुरोध कर सकता है। तो अब हम सबसे अहम सवाल पर आते हैं, इन सर्टिफाइड ऑर्डर्स का असली कानूनी वजन क्या है? इसका जवाब ही इन्हें सिर्फ एक कंपनी की नीति से अलग और कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। क्या ये सिर्फ कंपनी के अंदरूनी दिशा निर्देश हैं
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब कंपनी की नीति और एक वैधानिक कानून के बीच के बुनियादी अंतर में छिपा है। और अंतर बिल्कुल साफ है। देखिए, कंपनी की नीतियां आंतरिक और लचीली होती हैं, एक व्यक्तिगत कॉन्ट्रैक्ट उन्हें खत्म कर सकता है। लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर्स सार्वजनिक और औपचारिक होते हैं और वो किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देते हैं जो उनके खिलाफ जाता हो। मतलब उनका कानूनी दर्जा कहीं ज्यादा ऊंचा है। और ये सिर्फ एक थियरी की बात नहीं है, इसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने हमेशा के लिए स्थापित कर दिया था। 1963 के बागलकोट सीमेंट कंपनी मामले में अदालत ने बिना किसी शक के कहा कि सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स सेवा की वैधानिक शर्तें हैं। इस एक फैसले ने इस कानून की शक्ति पर पक्की मुहर लगा दी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये अधिनियम भारत में श्रम कल्याण का एक बुनियादी स्तंभ है। ये पारदर्शिता, निष्पक्षता और औद्योगिक सद्भाव को सुनिश्चित करता है और कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवच के रूप में काम करता है। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना बनता है, जैसे जैसे काम की दुनिया विकसित हो रही है, नियोक्ता के लचीलेपन और कामगारों की सुरक्षा के बीच का संतुलन भविष्य में कैसे बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस ऐतिहासिक कानून को आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाए रखता है जितना ये 1946 में था।